आज हम डिस्कस करेंगे GS3 से रिलेटेड इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पार्ट से रिलेटेड अपनी इम्पोर्टेंट जो थीम है, कैसे यूपीएससी कुछ थीम्स पे, कुछ टॉपिक और सब टॉपिक्स पे बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ रही है। तो अगर हम इस थीम से रिलेटेड देखें तो हर साल यूपीएससी इस थीम से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि यूपीएससी को 1 से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एक चीज़ और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या स्पेशली इसी थीम से रिलेटेड ध्यान रखना है कि इस थीम्स पर यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है, जनरली हम देख रहे हैं कि इस थीम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर साल हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी एक ये है कि आप विदाउट स्मार्ट स्टडी के, विदाउट थीम को समझे, विदाउट पीवाईक्यू को समझे, आप बस बुक खोल के बैठ गए हो। दूसरा, आपने पीवाईक्यू को अच्छे से माइक्रो एनालिसिस किया है, आपने थीम को समझा है, यूपीएससी फोकस यूपीएससी का काम उनको समझा है। तो इस टाइप के जो डायग्राम है, इस टाइप के जो पाई चार्ट है, ये आप पहले से रेडीमेड मटेरियल तैयार रखें। हाय एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज पर, जिसमें हमने इससे पहले GS1 में भारतीय समाज से रिलेटेड थीम्स और GS2 में हमने गवर्नेंस और सोशल इशू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थीम और यूपीएससी में उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे GS3 से रिलेटेड इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पार्ट से रिलेटेड अपनी इंपॉर्टेंट जो थीम है, उनको हम डिस्कशन करेंगे और ये माइक्रो एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे कि कैसे यूपीएससी कुछ थीम्स पे, कुछ टॉपिक और सब टॉपिक्स पे बार-बार रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ रही है। किस तरह हम गेस वर्क कर सकते हैं कि यूपीएससी में अगेन इस साल कौन-सी थीम या कौन-सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारे सामने GS3 का इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिलेबस हमारे सामने है। इस सिलेबस को अगर मैं मोटा-मोटी डिकोड करूँ, तो मेरे सामने 3 इंपॉर्टेंट थीम निकल कर आती है। 3 इंपॉर्टेंट थीम। ये 3 इंपॉर्टेंट थीम हमारे सामने है। उदारीकरण और औद्योगिक क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित मुद्दे, कृषि और भूमि सुधार। आप अगर GS3 के सिलेबस के इस पार्ट को अगर आप ढंग से एनालिसिस करोगे, तो आप पाओगे कि मोटा-मोटी मेनली ये 3 थीम निकल कर आती है। अगर इन 3 थीम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी ने अपने लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज़ में पूछे हैं, अगर आप उनको एनालिसिस कर लो और यूपीएससी ने जो पूछा है उसका ढंग से अपने शॉर्ट नोट्स, अपने माइक्रो नोट्स बना लो और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन को कुछ प्रैक्टिस कर लो, तो निश्चित तौर पर आप देखोगे कि जब एग्ज़ाम में जब आप मेंस देने जाओगे, तो कुछ क्वेश्चन सीधे आपको पीवाईक्यू से रिफ्लेक्ट होंगे और उसके साथ कुछ जो थीम है, जो आपने पहले से प्रिपेयर कर लिए, भले ही क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन थीम वही रहेगी जो आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। अब अगर हम थीम वाइज़ एनालिसिस करें पीवाईक्यू का, तो अगर हम पहली थीम उठाएँ, उदारीकरण और औद्योगिक नीति। तो अगर हम इस थीम से रिलेटेड देखें, तो हर साल यूपीएससी इस थीम से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि यूपीएससी को 1 से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। किसी साल अगर उदारीकरण पे क्वेश्चन आएगा, तो नेक्स्ट साल यूपीएससी औद्योगिक नीति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगी। यानी यूपीएससी का फिक्स है कि उसको 1 से 2 क्वेश्चन इस थीम से रिलेटेड पूछना है। अगर मैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में पूछा है, उसकी बात करूँ, तो यूपीएससी ने यहाँ क्वेश्चन पूछा कि भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है? एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, जब आप GS3 के इस पार्ट को तैयार कर रहे हो, तो आपका फोकस एरिया होना चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है, ग्राफ है, कीवर्ड है, उनका मेंशन आपको अपने आंसर में करना है। क्योंकि यूपीएससी का स्पेशली जो सिलेबस का ये पार्ट है, वो ये डिमांड करता है कि जब आप यहाँ इस क्वेश्चन से, इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, तो आप डेटा का, पाई चार्ट का, वेन डायग्राम का आप यूज करो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेंशन है। और उसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो ये है कि आपको करंट अफेयर्स को क्लब करना है। करंट अफेयर्स यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपीएससी श्रम संहिताओं के गुण व दोषों की बात करते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो, तो 2020-21 में ही 4 वेज कोड लाए गए थे। उनको जो पहले जो बहुत सारे श्रम संहिताओं से रिलेटेड कानून थे, उनको क्लब करके 4 वेज कोड बना दिए थे। अब उसी के गुण दोषों की बात यूपीएससी कर रहा है। तो इस तरह हमें ये ध्यान रखना है कि सिलेबस में कौन-सी थीम इम्पोर्टेंट है और उसके साथ-साथ उत उस थीम से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स चर्चा में है पिछले 1-2 सालों में, तो हमें उसको भी अपने नोट्स में क्लब कर लेना है। ठीक वैसे ही अगर आप 2024 का ही एक और क्वेश्चन देखो कि भारत में सुध सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए, किस सीमा तक यह है समावेशी समृद्धि। इसमें हम कीवर्ड देख सकते हैं कि समावेशी समृद्धि की ये बात कर रहा है। और
अगर ये हम देखें तो ये हमारी इस थीम के इस पार्ट उदारीकरण से रिलेटेड है। इस तरह हम जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जैसे समावेशी समृद्धि, आप इसको पहले से इस कीवर्ड को आप गेस कर सकते हो कि यूपीएससी कहीं न कहीं इस साल नहीं तो अगले साल इस टाइप के कीवर्ड से क्वेश्चन पूछेगी। तो इस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी अच्छी कंसाइज़ डेफिनिशन है, इंपॉर्टेंट डेटाज़ है, आप उसको पहले से ही नोट करके रख लो। ठीक वैसे ही 2023 में ही अगेन एक क्वेश्चन इस थीम से आया है, जिसमें यूपीएससी ने विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा है। ठीक वैसे 2022 में अगेन विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र। ठीक वैसे 2017 में विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र। अगर इस तरह हम साल दर साल पीछे चलें, तो यूपीएससी लगभग हर 1 साल में इंडस्ट्री और उदारीकरण से क्वेश्चन पूछ रही है। अब अगर मैं बात करूँ कि यूपीएससी आगे आने वाले कोर एरिया में यूपीएससी का क्या क्वेश्चन और ज़्यादा फोकस रह सकता है, तो यूपीएससी लगभग फिक्स है कि हर साल विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र पे एक क्वेश्चन लगभग पूछ रही है और उसके साथ साथ उदारीकरण पे भी क्वेश्चन पूछ रही है। तो अगर 24 में उन्होंने विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र पे पूछा है, तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वापस यूपीएससी उदारीकरण पे कोई क्वेश्चन पूछे। ठीक वैसे अब अगर मैं अगली इम्पोर्टेंट थीम पे बात करूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम है, भारतीय अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित मुद्दे। अब यूपीएससी ने सिलेबस में बस ये लिख दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दे। अब जब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डायमेंशन खोलने हैं, आपको ये कोशिश करनी है कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन इस थीम से रिलेटेड पूछती है, तो इसके लिए आपका सबसे बड़ा गुरु होता है या इसमें सबसे बड़ा आपका सहायक है पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू का विश्लेषण करोगे, तो इसमें आप देखोगे कि यूपीएससी इस थीम से रिलेटेड मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, जीडीपी, नेशनल इनकम, इस प्रकार की जो सब टॉपिक है या माइक्रो इकोनॉमिक डेटा फ्रेमवर्क है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग लगभग यूपीएससी पूछती है। अब इस थीम से रिलेटेड अगर मैं देखूं तो यूपीएससी हर साल 2024 में जैसे एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन 2023 में आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक वैसे ही 2022 में यूपीएससी ने अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन और फिर 21 में भी 2 क्वेश्चन, ठीक? 20 में 2 क्वेश्चन। इस तरह अगर आप देखो तो अगर हम 20 से अगर डेटा को देखें, तो यूपीएससी ने 2020 में इस टॉपिक से रिलेटेड हाँ, 2020 में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आया नेशनल इनकम पे और दूसरा आया समावेशी विकास पे। नेशनल इनकम, समावेशी विकास। फिर अगेन 21 में वापस यूपीएससी ने रिपीट किया है नेशनल इनकम को और आगे फिर से 22 में समावेशी विकास पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं और 23 में क्वेश्चन आया केयर इकोनॉमी और बेरोजगारी के मेथड। हाँ, एक चीज और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या स्पेशली इसी थीम से रिलेटेड ध्यान रखना है कि इस थीम्स पर यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है, जनरली हम देख रहे हैं कि इस थीम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर साल हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसमें यूपीएससी थोड़ी स्पेसिफिक हो रही है। जनरली यूपीएससी के जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ हम देख रहे हैं कि जनरलिस्टिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूपीएससी के क्वेश्चन स्पेसिफाइड है। जैसे आपको 2023 में काफी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में आप थोड़ा इस पे स्पेशल फोकस कीजिएगा कि भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपने की पद्धति पूछ रही है, यानी कि बेरोजगारी की अकाउंटिंग के मेथड कौन से हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो ये काफी ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी टेक्निकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इस पे फिर जनरलिस्टिक आंसर लिख दिया है। अगर आप जनरलिस्टिक आंसर लिखोगे तो आपको अगेन बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें आपको अच्छे से पता होना चाहिए पहले से कि बेरोजगारी की अकाउंटिंग मेथड कौन-कौन से हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे मुद्रास्फीति पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है? यानी पहले तो इन्होंने सिंपली पूछ लिया कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है और मुद्रास्फीति में भी कौन-सी? उच्च खाद्य मुद्रास्फीति। और उसके बाद में आपको अगला इस पार्ट का है कि इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति, अब यहाँ पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हो रही है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। पहले तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति से रिलेटेड आरबीआई के पास कौन-कौन से टूल है और उसके बाद में आपको इस पर भी टिप्पणी करनी है कि ये कितने प्रभावी रहे हैं और कितने प्रभावी नहीं रहे हैं। इस तरह अगर आप थीम के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो और पीवाईक्यू को उसके साथ क्लब कर लो, तो आप एक-एक टॉपिक का माइक्रो एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर अब हम आगे आने वाले सिविल सर्विस मेंस की हम बात करें, तो यूपीएससी ने 2024 में इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन पूछा है
वहीं 23 में डिजिटल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक वैसे ही 22 में समावेशी विकास। लेकिन अगर हम देखें कि इसी थीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडीपी और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इस पे यूपीएससी ने अभी 1-2 साल में क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आप गेस कर सकते हो या इन टॉपिक पर थोड़ा अच्छे से तैयार रह सकते हो कि यूपीएससी इस पे आने वाले 1-2 साल में इन टॉपिक से रिलेटेड आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में जीवीए अकाउंटिंग मेथड में जो क्या-क्या चेंजेज आए हैं, उनको लेकर यूपीएससी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकती है। मेरा पॉइंट ये है कि आपको जब इस सिलेबस के स्पेशली इस पार्ट पे जब आप फोकस कर रहे हो, तो आपको टेक्निकल चीज़ें रेडी रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप बस नॉर्मली मोटा-मोटी ऊपर-ऊपर से चीज़ें रेडी रखो। आपको टेक्निकल थोड़ी बहुत आपको डेफिनिशन अच्छे से आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि बेरोज़गारी की अकाउंटिंग की मेथड क्या है या जीडीपी की अकाउंटिंग के कितने मेथड है या उनकी क्या-क्या टर्मिनोलॉजी है। इस तरह आपको हर थीम वाइज़ क्वेश्चन को तैयार करना है और न सिर्फ थीम वाइज़ तैयार करना है, बल्कि आपको स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देना है। जनरली क्या होता है कि स्पेशली हिंदी मीडियम के सामने जीएस 3 से रिलेटेड इम्पोर्ट कोई बहुत ज़्यादा मार्केट में क्वालिटी कंटेंट है नहीं, और कंटेंट है तो भी वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। अगर मैं देखूँ दत्तेन्द्र सुंदरम जैसी बुक्स या 1-2 और जो बुक्स चलती है रमेश चंद्रा, इस टाइप की बुक्स है जो काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर आप इन थीम को अगर आप कोरिलेट करने की कोशिश करोगे उन किताबों से, तो आप देखोगे कि इससे रिलेटेड कंटेंट या तो आपके पास बहुत ज़्यादा वास्ट है, दूसरा कंसाइज़ नहीं है। अब आपको अगर कंसाइज़ कंटेंट पे फ़ोकस करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यूपीएससी का फ़ोकस कहाँ है। अब एक बार आपने फ़ोकस देख लिया कि यूपीएससी का फ़ोकस जनरली कहाँ रहता है, कि आरबीआई और मुद्रास्फीति पे या जीडीपी के मेथड पे या बेरोज़गारी की अकाउंटिंग मेथड पे। अब आपको ये चीज़ें पता होगी, तो अब आप इन टॉपिक को कहीं से भी सर्च कर सकते हो। चाहे तो आप अपनी ओन बुक से कर लो, चाहे कहीं पर आपने कोई क्लास की है, तो उससे रिलेटेड तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपको पहले एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए कि यूपीएससी का फ़ोकस कहाँ है। हम ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई बुक लेके बैठ गए और उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक हम तैयार कर रहे हैं और उसके बाद हमें पता चला कि पढ़ा है क्या वो पता ही नहीं है। और स्पेशली इकोनॉमी के पार्ट को जब हम तैयार कर रहे होते हैं, इसमें तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही रहता है, क्योंकि हमारे पास सबसे जो मेजर सोर्स है वो इकोनॉमी की एनसीईआरटी के अलावा हमारे पास कोई सोर्स ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। तो इस तरह अगर हम इस टाइप के टॉपिक तैयार कर रहे हैं जो थोड़े टेक्निकल भी हैं प्लस करंट अफेयर से मिक्स है, तो उसमें हमें थोड़ी-सी स्मार्ट स्टडी की करने की आवश्यकता है। इसी तरह अगर हम अगली इम्पोर्टेंट थी, अगर इस तरह आप देख सकते हो कि 2019 में, 2018 में यूपीएससी ने इस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दिलवा दूँगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके और इनका माइक्रो एनालिसिस खुद कर सकते हो। और इसी तरह अगर हम अगली इम्पोर्टेंट थीम की बात करें, तो यूपीएससी की मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम मैं कहूँगा कृषि और भूमि सुधार। यूपीएससी हर साल लगभग-लगभग 4 क्वेश्चन आपको इस थीम से देखने को श्योर मिलेंगे। यानी कि कृषि और भूमि सुधार एक ऐसी थीम है, जो आपके सिर्फ़ अकेली थीम लगभग-लगभग 40 से 50 नंबर का रोल निभाती है। और इसके साथ अगर मैं इकोनॉमी वाले पार्ट को जोड़ दूँ, तो लगभग 100 से 110 नंबर का रोल है। यानी कि जीएस 3 का 50% एरिया लगभग-लगभग 50% एरिया ये 3 थीम कवर कर रही है। यानी एक ये है कि आप विदाउट स्मार्ट स्टडी के, विदाउट थीम को समझे, विदाउट पीवाईक्यू को समझे, आप बस बुक खोल के बैठ गए हो। दूसरा, आपने पीवाईक्यू को अच्छे से माइक्रो एनालिसिस किया है, आपने थीम को समझा है, यूपीएससी फोकस यूपीएससी का उनको समझा है। तो आप देख सकते हो कि जीएस 3 का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% पार्ट तो इन 3 थीम पर आधारित है। अब इन 3 थीम को हम अच्छे से अगर हम स्टडी कर लें, इनका अच्छे से एनालिसिस करके अपने खुद के नोट्स बना लें। मैं अगेन इस बात पर फोकस करना चाहूँगा कि स्पेशली जीएस 3 जैसा पार्ट जो कि थोड़ा-सा टेक्निकल है, जहाँ डेटा का, पाई चार्ट का, डायग्राम का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। उससे रिलेटेड टॉपिक का जब आप मेंस देने जाओ, तो आपके पास रेडीमेड अपना मटेरियल खुद का होना चाहिए। इवन मेंस से भी पहले जब आप प्रीलिम्स के लिए बैठो, उससे पहले आपकी इसकी अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। और फिर जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है, तो उस समय जो करंट अफेयर्स है, उससे अपने नोट्स को अपडेट कर लेना चाहिए। क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज हम देख रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम काफ़ी कम हो रहा है। तो अब प्रीलिम्स के बाद में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सब इन सब का एनालिसिस करने बैठो, उन सब के नोट्स बनाओ। आप पहले से ही रेडी रहो। ठीक वैसे ही अगर अब हम आगे बात करें कृषि और भूमि सुधार पे, तो यूपीएससी ने लगभग-लगभग फिक्स कर रखा है कि 4 क्वेश्चन, अराउंड 4 क्वेश्चन इस थीम से यूपीएससी को पूछने ही हैं। अगर यूपीएससी इससे 4 क्वेश्चन हर साल पूछ रही है, यानी कि 40 से 50 नंबर का वेटेज इसको दिया है, तो हम क्यों ना इसको अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर कर लें। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हो सकते हैं, जो भी डायमेंशन हो सकते हैं, वो हम पीवाईक्यू के ज़रिए जानेंगे क्या-क्या इसमें डायमेंशन और खुलेंगे।
उनको हम पहले से ही अच्छे से तैयार कर ले, और अगले साल क्या डायमेंशन आ सकता है या कौन सा सब टॉपिक आ सकता है, उसके लिए हम पहले से तैयार रह सकते हैं। जैसे यूपीएससी ने 2024 में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, फसल पैटर्न और सिंचाई पर। क्या क्वेश्चन है? हाल ही के दिनों में इस पे फोकस करना है, भारतीय सिंचाई। आप कीवर्ड को पहले ही अंडरलाइन कर लो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो। हाल ही के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां है? अब यूपीएससी ने यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने चुनौतियां क्या है। अब ये आपको सीधा एकदम, अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन सीधा पूछा है, पहले आप यहाँ पे भारतीय सिंचाई प्रणाली को बहुत ही कंसाइज तरीके से विद डेटा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पार्ट, स्पेशली इस पार्ट में डेटा का बहुत यूज है। अब विद डेटा भारतीय सिंचाई प्रणाली को आप कंसाइज रूप में बता दो, और उसके साथ बाद में क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पॉइंट वाइज विद एग्जाम्पल आप इसमें बता दो। और उसके बाद में पूछा कि अगेन ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइए। यानी ये क्वेश्चन आपके सामने सीधा है, लेकिन ये आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए इस पे मटेरियल, क्योंकि इसमें आप कोई भी हवाबाजी नहीं कर सकते हो, कोई आप ऐसी बातें नहीं, आपको फिक्स बतानी पड़ेगी कि ये उपाय है, ये चैलेंज है, इसका ये समाधान है, और ये वे फॉरवर्ड है, बात खत्म। ठीक वैसे ही 2024 में एक और क्वेश्चन आया है पीडीएस पर कि भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार यानी बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियां क्या है, विवेचना कीजिए। अगेन मैं बार बार यही इसी पे फोकस करूंगा कि ये ऐसा पार्ट है जहां आपको एकदम फिक्स पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए। एग्जाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सोचने बैठो या दिमाग में कि अच्छा अच्छा ये उपाय अपनाए हैं या ये चल, नहीं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और याद कब होंगे? जब आपने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं पहले से। और नोट्स कब बना पाओगे? जब आपने थीम के अकॉर्डिंग क्यूआईक्यू का अच्छे से विश्लेषण कर रखा है। अगला क्वेश्चन अगेन फसल पैटर्न और सिंचाई पर है। भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। अब हम अगर देख सकते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में एक पार्ट है फसल पैटर्न और विविध फसलें कौन कौन सी, उसी से रिलेटेड मोटे अनाज। अगेन मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जो करंट अफेयर्स की डिमांड करता है। इसमें आपको करंट अफेयर्स को मिक्स करना पड़ेगा। अब अगर मैं देखूं तो यूपीएस अभी पिछले कुछ समय से मोटे अनाजों पर न सिर्फ भारत बल्कि वर्ल्ड का फोकस बढ़ गया है। पोषण को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है और भारत इसमें काफी अग्रणी है। तो मोटे अनाजों, सही यूएन के स्तर पर देख लो या इंडिया के स्तर पर देख लो, मोटे अनाजों की भूमिका बढ़ रही है। तो यूपीएससी ने भी स्वास्थ्य और पोषण से इसको रिलेट करके इस पे क्वेश्चन पूछ लिया। अगेन ये भूमि सुधारों पे एक क्वेश्चन आया कि देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे। एक टॉपिक भूमि सुधार ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लगभग लगभग हर साल आपको क्वेश्चन फिक्स है कि मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको तैयार करने बैठोगे मुश्किल से आपको आधा दिन भी नहीं लगेगा। भूमि सुधार की आपको हिस्ट्री देख लेनी है, ये किस तरह देश के कुछ भागों में सफल रहा, कुछ भागों में नहीं सफल रहा, क्या क्या चैलेंज है, अगर प्रगति हुई तो किस स्तर की हुई। तो भूमि सुधार एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछना है। तो अगर आप यूपी और इस टॉपिक को अगर आप रेडी करोगे तो आपको मुश्किल से आधा दिन भी नहीं लगेगा। तो इस तरह आप इस टॉपिक को रेडी रख सकते हो पहले से, और आप ये गेस कर सकते हो कि यूपीएससी में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मुझे रिफ्लेक्ट होने वाला है। ठीक वैसे ही 23 में फिर से भूमि सुधार पे क्वेश्चन पूछा, और 23 में फिर से फसल पैटर्न। इस पे क्या है, खपत पैटर्न एवं विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में फसल प्रारूप यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न में वे परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। इस तरह अगर आप माइक्रो थीम का एनालिसिस करते हो तो आप देखते हो कि यूपीएससी ने लगभग लगभग इस पार्ट से रिलेटेड, जैसे 23 में अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4, अगेन 4 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। 24 में 1 2 3 4 क्वेश्चन 24 में भी पूछे हैं। ठीक वैसे ही 22 में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। और लगभग फिक्स है कि यूपीएससी को पीडीएस पे क्वेश्चन पूछना है, या फसल के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछना है, या फिर अगर कोई नया करंट अफेयर से रिलेटेड कोई टॉपिक हो रहा है, जैसे अभी हमने देखा कि मोटे अनाज है, तो उसको वो मिक्स करके फसल पैटर्न के साथ मिक्स करके पूछ लेगा। यानी कि लगभग क्वेश्चन फिक्स है कि आपके पास 4 क्वेश्चन आने हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप ये कर सकते हो कि आपने एक थीम बना ली कृषि, और उस कृषि से रिलेटेड जो यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछे हैं, जो कि ये हमारे सामने मौजूद है। जैसे इसमें पीडीएस हो गया, समेकित कृषि प्रणाली हो गया, भूमि सुधार हो गया, और फसल पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए, सब्सिडी हो गई, या किसानों की सहायता के लिए जो ई प्रौद्योगिकी है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते जा रहा है कि ई फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, कृषि में ड्रोन का उपयोग क्या है, या किस तरह प्रिसीजन फार्मिंग की जा सकती है। अब इस टाइप के जो टॉपिक है जो इंडस्ट्री 4.0 के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ मिक्स हो रहे हैं,
तो आपको भी इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए पहले से रेडी रहना है कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन इन जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनको एग्रीकल्चर के साथ क्लब करके क्वेश्चन पूछ सकती है, या जो न्यू जो फार्मिंग सिस्टम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन है नेचुरल फार्मिंग, यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि यूपीएससी एग्रीकल्चर वाले पार्ट से लगभग हर साल 4 क्वेश्चन, जैसे फूड प्रोसेसिंग पे 2020 में क्वेश्चन पूछा, और इसी तरह 2020 में अगेन धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी है। फिर अगेन से ये फसल पैटर्न और सिंचाई पे क्वेश्चन आ गया। फिर 19 में पीडीएस, यानी इस साल भी हम देख सकते हैं कि 24 में फिर पीडीएस पूछा गया है। तो फिर लगभग यूपीएससी को ये है कि 25 या अगले आने वाले मेंस में भी ये रिपीट करना है कि पीडीएस पे क्वेश्चन पूछना है। फसल पैटर्न पे कोई ना कोई एक फसल ले लेगी, उस पे क्वेश्चन पूछ लेना है, या फिर किसानों से रिलेटेड जो चैलेंजेस है, या फिर अभी हम बात कर रहे थे जो टेक फार्मिंग है, या फिर मैं कह रहा हूँ प्रिसीजन फार्मिंग है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि अगर हम पीवाईक्यू का और थीम का अच्छे से अगर विश्लेषण करें, तो न सिर्फ हम यूपीएससी में जो सिलेबस से रिलेटेड सिलेबस को अच्छे से डिकोड कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ कुछ गेस वर्क भी कर सकते हैं, और आगे आने वाले क्वेश्चनों से रिलेटेड अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे से एनरिच कर सकते हैं। मेरे नोट्स सबसे अच्छे कैसे होंगे? तभी हो पाएँगे जब मैं माइक्रो थीम से रिलेटेड जो डायमेंशन है, उनको अच्छे से कवर करूँ, और जहाँ पर जो डिमांड है, जैसे अभी हम इस सिलेबस के इस पार्ट से बात कर रहे थे कि सिलेबस का जो ये पार्ट है, वो डिमांड करता है कि हमारे नोट्स में, या फिर हम जब आंसर लिखने बैठे हैं, तो हमारे सामने इस हमारे आंसर में कुछ डेटा, पाई चार्ट, वेन डायग्राम इत्यादि रिफ्लेक्ट हो। ठीक वैसे ही कल हम डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नेंस से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड अगर हम कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस होने चाहिए, या फिर हमारे सामने कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो इसी तरह हर एक क्वेश्चन की, या यूपीएससी में यूँ कहूँ कि हर एक जीएस पेपर में और उसकी जो थीम है, उसकी एक अलग डिमांड है। आपको उस डिमांड को फुलफिल करना है। अगर आप उस डिमांड को फुलफिल कर दिए, तो ये निश्चित है कि जो 400 या 400 प्लस और 450 तक जाने का जो हमने टारगेट पहले दिन से रखा है, वो हम एक दिन फुलफिल कर पाएँगे। ये तब भी हो सकता है जब हम माइक्रो एनालिसिस करें, हम डीप स्टडी करें, हम ये देखें कि कहाँ पर क्या डिमांड है। इसी को हम स्मार्ट स्टडी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस स्मार्ट स्टडी का अगर एक एग्जांपल देखें कि किस तरह हम हमारे क्वेश्चन को और ज़्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं, या फिर उस क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन है, न सिर्फ प्रेजेंटेशन बेटर बना सकते हैं, बल्कि कम शब्द में अधिक बात कहने की जो कला है, वो भी हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन जैसे लिखने, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन है, तो उसमें डेटा, फैक्ट, पाई चार्ट, डायग्राम इत्यादि होने चाहिए। तो इस टाइप के जो डायग्राम है, इस टाइप के जो पाई चार्ट है, ये आप पहले से रेडीमेड मटेरियल तैयार रखो। फॉर एग्जांपल जैसे कृषि वाले से भाग से अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस टाइप के फॉर्मूलाज आप पहले से बना सकते हो, या फिर रेडीमेड जहाँ भी आपको मिल जाए, उनको आप पहले से ही अपने नोट्स में कॉपी करके रख लो, और जब आप मेंस लिखने बैठो, तो ये आपके तैयार होने चाहिए, और उसके साथ इंपॉर्टेंट कुछ थीम है, या फिर कुछ कीवर्ड है, उसको भी आप लिखो। और इस तरह अगर आप लिख के, और इस टाइप जैसे आपके पास ऑलरेडी ये वैल्यू एडिशन का मटेरियल है, या बेसिक मटेरियल है, इससे आप ये रेडीमेड मटेरियल है, आप मैं कह रहा हूँ कि इसको एज़ इट इज़ फॉलो मत करो। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लग रही है कि अच्छा पीवाईक्यू को देख के कि हाँ, इस मटेरियल से ये इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं उठा सकता हूँ, तो वो अपने नोट्स में उठा लो, और उसके साथ फिर आप कोशिश करो आंसर राइटिंग की। एक अच्छा स्टैंडर्ड आंसर मैं समझता हूँ कि इस टाइप का आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड आंसर लिखना है, जिसमें आप क्वेश्चन की शुरुआत को, जैसे एक बड़ी प्रॉब्लम मैं देखने को जो मुझे मिली है, या इवन मैंने फेस किया शुरू में, कि यार इंट्रो बहुत बड़ा होता जा रहा था, जबकि इतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन ये एक आइडियल आंसर हो सकता है कि इंट्रो को फैक्ट के साथ शुरू किया, डेटा के साथ, और उसके बाद में प्रेजेंटेशन को अच्छा देते हुए एक अच्छा मैप बना दिया, और उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे एग्जाम्पल और एक मैप, और उसके साथ में थोड़ा-सा एग्ज़ामिनर को दिखाने के लिए हाँ, मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड डीप समझ है, तो मैंने पाई चार्ट वगैरह या फिर डेटा को एक थोड़ा अलग वे में दिखा दिया। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह क्वेश्चन के जैसे इसमें फ़ॉर्मूला भी बना दिया, तो इस टाइप की अगर मैं अप्रोच रखूँगा, इस तरह मैं स्मार्ट स्टडी करके और माइक्रो एनालिसिस करके पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद में कुछ फ़ॉर्मूला, डेटा इत्यादि को अगर मैं क्लब करूँगा, तो ये निश्चित तौर पर ये है कि एग्ज़ामिनर उसमें अच्छे मार्क्स देगा। थैंक यू सो मच।